नमस्कार, आप सभी का स्वागत है NTA UGC नेट JRF पेपर 1 योगा के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे अनुसंधान में प्रतिचयन की विधियाँ, यानी कि अनुसंधान में हम किस प्रकार से समग्र में से सैंपल अर्थात प्रतिदर्श का चयन करते हैं। आइए इसका हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रतिचयन है क्या, इसका एक सिंपल इंट्रोडक्शन। तो हम सभी जानते हैं कि रिसर्च के लिए हम जिस भी फील्ड में या जिस टॉपिक पे हम शोध कार्य करते हैं उसके लिए हमें उनसे संबंधित आंकड़ों के चयन हेतु उसके पॉपुलेशन को जानना पड़ता है और फिर उसके उपयुक्त प्रतिनिधित्व का हम चयन करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस पर अपने प्रक्रियाओं का प्रयोग करके प्रभाव को जांच सकें। तो इसलिए समग्र जनसंख्या में से चुने गए कुछ इकाइयों को प्रतिदर्श या सैंपल कहते हैं। सैंपल मतलब एक तरीके से उसका प्रतिनिधित्व, एक तरीके से उसका नमूना। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप किसी शहर में या किसी राज्य के पॉपुलेशन पर किन्हीं चीज़ों का प्रभाव जांचना चाहते हैं, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आप बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई कर पाना संभव नहीं होता। उसमें समय, श्रम और साधन की भी ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उनमें से हर क्लास के, हर मतलब कैटेगरी के लोग उसमें सेलेक्ट हो जाए, लेकिन संख्या कम हो जाए और वो ईजीली हम उससे कांटेक्ट कर पाएँ। तो इसके लिए कोई ऐसा मेथड की आवश्यकता होती है जिससे हम पूरे स्टेट के लोगों को बहुत कम संख्या में समान प्रतिनिधित्व के रूप में हम चुन करके और सैंपल में ला सकें। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के पूरी पॉपुलेशन है जो ज़्यादा संख्या में है, उसको हम कुछ संख्या में सेलेक्ट करके अपने सैंपल के रूप में रिसर्च के लिए, प्रयोग के लिए चयन करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि व्यवहारिक रूप से थोड़ा सिंपल उदाहरण के लिए समझना चाहें तो जैसे कि हम कोई यदि भोजन पकाते हैं या कुछ भी यदि कार्य कर रहे होते हैं तो हम पूरा भोजन को चेक नहीं करते कि वो पका हुआ है या नहीं। हम उसमें से कुछ अंश को निकाल करके चेक कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि ये पूरा समग्र में वो प्रभाव आ रहा है। ऐसे ही जो हमारा पूरा पॉपुलेशन होता है उस पर हम सभी व्यक्ति से इंडिविजुअल न मिल करके उनमें से एक उपयुक्त प्रतिचयन की विधि का इस्तेमाल करते हुए हम कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उसके प्रतिनिधि के रूप में उस पर प्रयोग करते हैं और जो उस पे रिज़ल्ट आता है, जो हमारे सैंपल पे रिज़ल्ट प्राप्त होता है, वो हम पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल समझ सकते हैं क्योंकि उन्हीं में से चयनित होकर के वो सारे लोग आए हुए होते हैं। तो एक तो यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान रखना है कि सैम्पलिंग क्या है और सैंपल क्या है। तो समग्र जो पॉपुलेशन है उसको समग्र कहते हैं, उनमें से जो कुछ लोग चुन करके निकल के आते हैं उसको हम सैंपल कहते हैं। मतलब पॉपुलेशन में से जो चुना गया वो सैंपल है और ये जो चुनने की प्रक्रिया है, किस मेथड से, किस तरीके से आपने इस पूरे पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को चुने हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया होगी, यानी कि जैसे हमारा मान लो पूरा ये शहर था, इसमें 1000 लोग थे और 1000 में से हमने 100 लोगों का चयन किया है। तो ये 100 लोग किस प्रकार से, किस विधि से आपने चयन किया है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, उसको हम सैम्पलिंग कहेंगे। ठीक है, और जो चुन के आया है उसको हम सैंपल कहते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें थोड़ा इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिचयन की अब प्रकार क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रतिचयन जो है वो यदि देखा जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रकार से होते हैं? एक तो होता है संभाव्यता प्रतिचयन अर्थात प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें जो पॉपुलेशन है उनमें से सभी लोगों के चयनित होने की संभावना इक्वल होता है, मतलब बराबर होता है। और असंभाव्यता प्रतिचयन, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वह होता है जिसमें कि सभी लोगों के सैंपल में चयनित होने की संभावना इक्वल नहीं होता है। और ये दोनों मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स के रूप में। आगे आते हैं, संभाव्यता प्रतिचयन विधि क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसके लिए आवश्यक जो शर्तें हैं वो निम्नलिखित है जो पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या होना चाहिए? कि अध्ययन किए जाने वाले व्यक्तियों की पूर्ण सूची उपलब्ध हो, मतलब कि पूरा पॉपुलेशन की जो आंकड़े हैं वो होना चाहिए ताकि हम उसमें से रैंडमली हम उसे सेलेक्ट कर सकें।
और समष्टि का आकार ज्ञात होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो पॉपुलेशन का आकार है वो कितना है। फॉर एग्जांपल यदि मान लीजिए हम किसी प्रोजेक्ट को या किसी अध्ययन के लिए हम यदि किसी यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट पर हम अध्ययन करना चाहते हैं कि विद्यार्थी के जो विश्वविद्यालय हैं उसके विद्यार्थियों पर किसी योगाभ्यास का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि पूरा पॉपुलेशन कितनी है, फिर हम कितने लोगों पे वो अभ्यास करवा सकते हैं, कितनी सैंपल साइज हम उसमें चयन करना चाहेंगे। तो इस हिसाब से जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देते हैं हम अपने सैंपल साइज से, जो जितना हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हम एक उपयुक्त विधि का चयन कर लेते हैं। तो अब तीसरा नंबर में यही हम देख रहे हैं कि वांछित प्रतिदर्श जितना हमें चाहिए, सैंपल साइज हम जितना रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो 1000 स्टूडेंट में से यदि हम चाहते हैं कि 100 स्टूडेंट का हम सिलेक्शन करें प्रतिदर्श के रूप में, मतलब कि यदि हम अपने यूनिवर्सिटी में यदि 1000 लोग पढ़ रहे हैं, 1000 स्टूडेंट हैं, तो उनमें से ये पहले हमें पॉपुलेशन ज्ञात होना चाहिए नंबर 1। नंबर 2 में कि इनमें से कितने लोगों को हमें सेलेक्ट करना है, यानी कि वांछित प्रतिदर्श जो सैंपल हैं, तो उसमें से मान लीजिए हम 100 लोगों को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो अब ये 1000 को 100 में हमें कन्वर्ट करना है, यानी कि 1000 स्टूडेंट पर हम प्रभाव देखना चाहते हैं, लेकिन हम उसमें से जो हमारा सैंपल साइज होगा वो 100 का लेंगे और 100 जो स्टूडेंट्स है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए अब कौन सा विधि हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो संभाव्यता प्रतिचयन विधि पढ़ रहे हैं, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग का यूज करेंगे। तो रैंडम सैम्पलिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यूज करेंगे, और इसके लिए यहाँ पर यदि हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबको 1000 जो स्टूडेंट्स हैं उसके यहाँ पे चयनित होने की संभावना इक्वल होनी चाहिए। ये इसकी विशेषता है। जो भी हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज करेंगे उसमें ये चौथी जो विशेषता है ये होती है कि प्रत्येक इकाई को चयनित होने का समान अवसर होना चाहिए। फर्स्ट ये है कि व्यक्तियों की पूर्ण सूची उपलब्ध हो, समष्टि का आकार ज्ञात हो, और जो वांछित प्रतिदर्श यानी कि जितना सैंपल साइज हम लेना चाहते हैं उसका भी आकार स्पष्ट रूप से दिया गया हो, और प्रत्येक लोगों के चयनित होने की संभावना पूरी बराबर हो और समान अवसर हो, तो हम उसको कहेंगे संभाव्यता प्रतिचयन विधि। अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं, तो आगे हम इसके प्रकार को पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है अनियत प्रतिचयन, यानी कि रैंडम सैम्पलिंग, मतलब कि कोई इसमें फिक्स नहीं है कि कौन आएगा, किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। ये रैंडम सैम्पलिंग है, मतलब यादृच्छिक इसको हम कह सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जनसंख्या के प्रत्येक इकाई के प्रतिदर्श चुने जाने की संभावना होती है, और सभी मतलब एक समान संभावना होती है, तथा एक इकाई के चुने जाने से किसी दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब सब इंडिपेंडेंट होता है एक तरीके से। और इसके अलग अलग विधि हैं, जैसे लॉटरी विधि। लॉटरी विधि में आप सभी जानते हैं कि हाँ, जितने लोग होते हैं, पॉपुलेशन होता है, उसके नाम को, चिट्ठों को या तो हम किसी पोट में, बर्तन में, या फिर किसी उसमें डाल लेते हैं और उसको मिक्स करके, ताकि कोई ये संभावना ना रहे कि किसी के नाम की सेलेक्टिव होने का, तो वो हम मिक्स कर लेते हैं ताकि सब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और सबके चयनित होने की संभावना लगभग इंडिपेंडेंट और एक ग्रुप एक समान हो जाए। तो लॉटरी मेथड से आप जानते हैं कि उसमें से फिर हम जितने लोगों का सिलेक्शन करना होता है उतने नाम रैंडमली निकाल लेते हैं। सिक्का उछाल विधि से भी जिसको हमें लेना है या नहीं लेना है, सिक्का उछाल करके उसके हिसाब से निर्णय ले लेते हैं। और सम विषम विधि के हिसाब से क्या करते हैं कि जो लिस्ट है पूरा, मान लीजिए 100 लोगों का लिस्ट हमने बनाया है, तो हमने जैसे नाम रैंडमली हमने बना लिया, जिनके जिनके नाम थे सबको रैंडमली इसको अरेंज कर लिया, और फिर हमने ये सोचा कि हम सबसे पहले या तो सम या फिर विषम कोई एक संख्या को चुन लिया कि जितने सम संख्या वाले होंगे उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे 1 2 3 ये क्रम संख्या होती है, तो सम संख्या को यदि हमें लेना है तो 2 4 6 8 इस तरह के जो नंबर वाले होंगे क्रम संख्या, उसको हम चयनित कर लेंगे। या फिर विषम संख्या का भी ले सकते हैं, तो विषम संख्या वाले में से 1 से लेकर के 1 3 5 इस तरह के जो क्रम संख्या वाले स्टूडेंट्स होंगे उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो हुआ पहला टाइप, यानी कि अनियत प्रतिचयन, यानी कि जो रैंडम सैम्पलिंग है
ये फर्स्ट आपने समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्रमबद्ध प्रतिचयन विधि। क्रमबद्ध मतलब कि, एक सेकेंड, क्रमबद्ध प्रतिचयन विधि यानी कि सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है कि हम इसमें संपूर्ण जनसंख्या की एक सूची तैयार कर लेते हैं, जो पूरा पॉपुलेशन होता है उसका एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं, तथा इसमें कितने प्रतिदर्श का चयन करना है ये आप जान रहे हैं, तो उसको हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई जनसंख्या है जो 2500 में से यानी कि 2500 में से हमें 500 प्रतिदर्श सैंपल को सेलेक्ट करना है, तो उसमें से हम जो 2500 का पूरा लिस्ट है वो हम प्रिपेयर कर लेते हैं, और उसको जब हम 500 से जैसे एक तरीके से सोचें कि डिवाइड करते हैं कि 2500 डिवाइडेड बाय 5, तो ये जो टोटल आता है एवरेज मतलब 5 आता है शेषफल। तो इसमें प्रत्येक जो 5वां पर्सन होगा वो हमारे रैंडम सैम्पलिंग में सम्मिलित कर लेंगे। तो एक तरीके से क्या हुआ कि हमने जो सैंपल इकट्ठा करना है, जैसे 2500 जनसंख्या में से हमें 500 सेलेक्ट करने हैं, यानी कि प्रति जो 500 जो हमें 2500 में से जो लेने हैं वो हर 5वां प्रतिदर्श हमारा इसमें सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने पूरा लिस्ट बनाया हुआ है 2500 का, तो हमने पहले फर्स्ट में से 5वें नंबर वाले को सेलेक्ट किया, फिर जो 5वें नंबर आगे जो होगा वो 10वें नंबर वाला होगा, तो हर 5-5 के गैप पे हम सेलेक्ट करते चले गए। तो इसमें सबके चयनित होने की संभावना भी इक्वल है। इक्वल मतलब कि जैसे कि कोई भी हमने जो लिस्ट बनाया हुआ है वो किसी प्रकार से पूर्वाग्रहित होकर के नहीं बनाया है, बल्कि रैंडमली बनाया है। लिस्ट हमने ऐसे ही रैंडमली जो जैसा था ऐसे ही बना लिया है बिना किसी उसके, और वो जो क्रम नंबर था रैंडमली उससे हमने हर 5वें व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही दूसरा विधि ये हो सकता है कि जो हमारा जैसे मान लीजिए स्टेट है कोई, और उसमें से हम क्रमबद्ध तरीके से फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टेट के अंतर्गत फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में विलेज, और विलेज में हाउस होल्ड्स मतलब उसके घर तक के। तो ये जो क्रमबद्ध प्रक्रिया जो हम अपनाते हैं किसी पॉपुलेशन में से सैंपल साइज को इकट्ठा करने का, तो वो सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है, मतलब क्रमबद्ध यादृच्छिक या फिर संभाव्यता प्रतिचयन विधि। तो इसमें सबके चयनित होने की संभावना इक्वल तो होती है, और लेकिन इसमें जो विशेषता ये होती है कि ये क्रमबद्ध होता है, किसी न किसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा होता है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है वर्गबद्ध प्रतिचयन विधि, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ पर क्या होता है कि हम पॉपुलेशन को अब किसी वर्गों में डिवाइड करके, मतलब एक अलग अलग क्लास में डिवाइड करके फिर उसमें से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। जैसे संपूर्ण जो हमारा पॉपुलेशन होता है, जो समग्र होता है, उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उनमें से कुछ कुछ संख्याओं का चयन किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में मान लीजिए कुछ जो कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे बीए है, बीएससी है, बीकॉम है या बीएड है, इन वर्गों में से हमें स्टूडेंट को लेने हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक तो मेथड था कि हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर लें, जैसे 100 लोगों को मान लीजिए लेना है, तो 100 लोगों को हम डायरेक्टली सेलेक्ट करते तो ये आवश्यक नहीं था कि उसमें बीए वाले स्टूडेंट भी उतनी ही संख्या में आता जितना बीएड का आता, या फिर ये तो फिर संभावना ये थी कि कोई भी आ सकता है, फिर उस 100 में हो सकता है कि बीए के ही स्टूडेंट ज़्यादा आ जाएं या बीएससी के ज़्यादा आ जाएं। तो अभी क्या हुआ कि इसमें हम हर क्लास का एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, इसलिए हमने उसको अलग अलग क्लास में डिवाइड कर लिया। फिर उसमें जो अनियत प्रतिचयन विधि यानी कि रैंडम सैम्पलिंग द्वारा अपने सैंपल को, जैसे ही ऊपर में हमने रैंडम सैम्पलिंग यूज किया है, उनमें से कोई भी एक विधि यूज करते हुए उसी क्लास में से उसको चयन कर लेते हैं। जैसे बीए में से हमें मान लीजिए कि इन तीनों को मिला करके जैसे 4 क्लास है सपोज कीजिए, तो 4 में से जो 25-25 लोगों का हम सेलेक्ट करेंगे। तो टोटल जो क्लास हैं, जैसे बीए में से जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे 100 हों 150 हों, तो उनमें से हमने कितने लेना है, तो 25 लोगों को सेलेक्ट करना है। ऐसे ही बीएससी में से कितने, रैंडमली हमने 25 को सेलेक्ट कर लिया, बीकॉम में से भी 25 को सेलेक्ट कर लिया, और बीएड में से 25 को सेलेक्ट कर लिया। तो ये ओवरऑल जो पूरा पॉपुलेशन था वो इन्हीं क्लासेस से मिलके बना हुआ था, और ये जो पूरी पॉपुलेशन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड ये सब से मिलके जो बना हुआ था, उसी को हमने क्लास के हिसाब से सेलेक्ट कर लिया, ताकि इक्वल उसका रिप्रेजेंटेशन हो सके और हमारा सैंपल साइज भी बिल्कुल परफेक्ट हो, ताकि जो रिज़ल्ट आए
वो सबके ऊपर बराबर प्रभाव डाल रहा है और उसकी जो विश्वसनीयता है ये ज़्यादा स्पष्ट और प्रमाणिक हो सके। तो ये था स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, समूह प्रतिचयन विधि, क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि जब हम इस मेथड में हम सबसे पहले जो हमारा पूरा पॉपुलेशन होता है, यानी कि जो हमारी जनसंख्या होता है, उसको समूह या गुच्छों में हम चुन लेते हैं। जैसे उसका एक कुछ निर्धारित इकाई होते हैं, उसके निर्धारित समूह होते हैं, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी ज़िले में, मान लीजिए सपोज कीजिए आपके स्टेट में जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप कोई भी जो डिस्ट्रिक्ट है जिसको आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें कक्षा 10वीं के 500 विद्यार्थियों पर अध्ययन किया जाना है। तो सर्वप्रथम जिले के सभी हाई स्कूलों की सूची का लिस्ट बनाते हैं। जैसे जो भी जिला आप सेलेक्ट करते हैं उसके हाई स्कूल के जो लिस्ट हैं, पूरे जितने भी हाई स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं। फिर लिस्ट में से अनियत प्रतिचयन यानी कि रैंडम सैम्पलिंग द्वारा 10 विद्यालय चुन लेते हैं। फिर 10 विद्यालयों के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की सूची तैयार करते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमारा सपोज कीजिए आप अपने स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट आपने डी सेलेक्ट कर लिया। अब उसमें से भी बहुत सारे हाई स्कूल होंगे उस डिस्ट्रिक्ट में से, तो उन हाई स्कूल में से जैसे सपोज कीजिए कि 150 हाई स्कूल थे, इसमें से हमने कितने सेलेक्ट किए, केवल हमने 10 स्कूल को सेलेक्ट किया। और ये 10 स्कूल में से भी, 10 हाई स्कूल में से भी हमें हर स्कूल के केवल 10वीं के विद्यार्थियों को सेलेक्ट करना है। तो क्या है, ये एक तरीके से गुच्छ जो बन रहा था, एक समूह जो बन रहा था, उसमें 10वीं के विद्यार्थी हमें लेने हैं और वो 10 स्कूल में से लेने हैं। बाकी जो 1 से लेकर 9वीं तक के विद्यार्थी हैं उन सब का सिलेक्शन नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो सूची तैयार करते हैं, फिर उनमें से 10-10 जो 10 क्लास के जो 10 विद्यार्थी हुए, तो उनमें से हम 500 विद्यार्थियों का चयन कर लेते हैं। और इस प्रकार से प्रतिचयन विधि जो हम यूज करते हैं वो समूह प्रतिचयन या फिर क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग इसको हम कहेंगे। फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, हमारे जो ज़िला है, उसमें 10वीं के विद्यार्थियों पर जो 500 विद्यार्थी सेलेक्ट हुआ है रैंडमली, उस पर इस प्रकार के अभ्यास का क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि वो जो ज़िले के जो सारे जो विद्यालय थे, 10वीं के विद्यालय, उनको हमने रैंडमली सेलेक्ट किया था। हमने किसी खास पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के 10 हाई स्कूल का नाम ऐसे ही नहीं निकाला, बल्कि उसका लिस्ट बना करके रैंडमली पहले हमने 10 विद्यालय का नाम निकाला और उस 10 विद्यालयों में से फिर उसके सारे 10वीं की क्लास के बच्चों का लिस्ट बना करके फिर उसमें से रैंडमली हमने सैंपल साइज इकट्ठा किया। तो ये था समूह प्रतिचयन विधि। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा है जो मेजर सैम्पलिंग मेथड है, उसमें है असंभाव्यता प्रतिचयन विधि, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सॉरी। तो इसमें क्या है, नाम से ही जैसे कि स्पष्ट है कि असंभाव्यता, जिसमें सभी लोगों के सम्मिलित होने की संभावना इक्वल नहीं होती है, तो ये क्या होगा, असंभाव्यता प्रतिचयन विधि होगा। इसमें यह प्रक्रिया तब प्रयोग करते हैं जब हमें किसी गुणात्मक रिसर्च करना हो, गुणात्मक अन्वेषण करना हो, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। परंतु जहाँ इक्वल प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है वहाँ पर यह विधि प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। आकस्मिक, इसमें जो टाइप्स हैं उसमें से पहला है आकस्मिक प्रतिचयन विधि, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल रैंडम सैम्पलिंग मतलब कि जो चीज़ हमें चाहिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि मैं ये अध्ययन करना चाहता हूँ कि जो रेगुलर मंत्र जप या फिर ध्यान का अभ्यास करने वाले विद्यार्थी हैं और जो विद्यार्थी रेगुलर मंत्र जप या ध्यान का अभ्यास नहीं करते हैं, उन दोनों विद्यार्थियों के बुद्धि लब्धि पर क्या अंतर है, सार्थक अंतर है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि हम यहाँ रैंडम नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि जो मंत्र जप का अभ्यास करने वाले लोग, हमें फिर ढूंढना पड़ेगा कि जो हमारी इस क्वालिटी को, इस मापदंड को फुलफिल करता हो, कि रेगुलर प्रैक्टिस करता हो मंत्र जप या फिर मेडिटेशन, जो भी कुछ हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो जो आवश्यकता थी हमारी, एक जो क्वालिटी जो हमने फिक्स कर रखा है, एक जो गुण हमें चाहिए कि जो मेडिटेशन रेगुलर करता हो या फिर मंत्र जप रेगुलर कर रहा हो खुद से, मतलब हम करवाने वाले नहीं हैं बल्कि जो पहले से कर रहा है। तो ऐसे लोग जब हमें मिल जाएंगे तो एक्सीडेंटल इसको कहते हैं कि जो हमें मिलता गया उसको हमने सैंपल बना लिया। और दूसरे टाइप के जो लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो इन दोनों के ऊपर हमने कंपैरेटिव स्टडी किया। तो यहाँ पर जो हमारा सैंपल था वो एक्सीडेंटली हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि हम उसको रैंडम
पूरा लिस्ट बना करके फिर उसके नाम नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि जो जैसा मिला मंत्र जप और ध्यान करने वाले उसको हमने अपने सैंपल में सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है उसका है अंश प्रतिचयन विधि, यानी कि कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग मतलब क्या होता है कि इसमें जैसे कि आप पिछले एग्जाम्पल में देखे थे कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, तो उससे ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे हमारे जो क्लास वर्ग हैं बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीएड, तो उसमें क्या करते हैं इन सभी वर्गों में हम इसे विभाजित कर लेते हैं, फिर आकस्मिक सैम्पलिंग का यूज करते हैं। वहाँ पे क्या सैम्पलिंग यूज करते थे, वहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग का यूज करते थे, मतलब संभाव्यता प्रतिचयन। लेकिन यहाँ पर हम संभाव्यता नहीं यूज करेंगे, बल्कि एक्सीडेंटल मतलब आकस्मिक प्रतिचयन विधि द्वारा हम इसे चुन लेते हैं। मतलब यहाँ पे कोई लॉटरी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जो मेडिटेशन कर रहा था उसको हमने ले लिया। बीए में से भी, एमए में से भी जो मेडिटेशन कर रहा था उसको ले लिए, बीकॉम में से जो मेडिटेशन कर रहा था उसको ले लिए। तो सारे लोगों की सेलेक्ट होने की संभावना इक्वल यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अंश प्रतिचयन विधि मतलब कोटा सैम्पलिंग है, अलग अलग कोटे से, जैसे बीए, एमए, बीकॉम या बीएड, इस तरह से अलग अलग कोटे में से हम आकस्मिक प्रतिचयन विधि एक्सीडेंटल सैम्पलिंग से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। किससे? जो हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग से पढ़े थे उससे। ठीक है। दूसरा इसमें तीसरा जो टाइप्स है वो है उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन विधि, पर्पजिव सैम्पलिंग। जो पर्पजिव सैम्पलिंग ये है कि जो हमारे उद्देश्य को फुलफिल करता हो, जैसे लोग हमें चाहिए, जो हमें रिसर्च के लिए आवश्यक है, उस प्रकार के सैंपल जहाँ हमें मिल रहे हों, तो वैसे चीज़ों को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। जैसे इसमें अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के उद्देश्य के आधार पर प्रतिदर्श को जिस रूप में सही समझता है उसी रूप में यहाँ पे चयन कर लेते हैं। मतलब कि जैसे देखिए कि कोई सैंपल साइज है, उसमें से हम जो चीज़ें हमें चाहिए उस चीज़ को जो फुलफिल कर रहा हो, हाईली क्वालिफाइड जो कर रहे हो, वैसे लोगों को हम इसमें चयन करते हैं। जो उस कंडीशन को पूरा कर रहा हो वैसे व्यक्ति को इसमें हम अध्ययन के लिए चयन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है जो चौथा इसमें प्रकार है वो है कि व्यापक प्रतिचयन विधि। व्यापक प्रतिचयन विधि मतलब कि एक तरीके से यह एक प्रकार की ऐसी विधि होती है जिसमें अनुसंधानकर्ता कम उत्तरदाताओं जो उसके परिचित होते हैं और उपलब्ध होते हैं उनको लेकर के अनुसंधान कार्य शुरू करता है, मतलब आरंभ करता है, परंतु बाद में यही लोग कुछ अन्य लोगों के नाम बता देते हैं, यानी कि एक तरीके से इसमें चेन के रूप में हो जाता है। स्नोबॉल मतलब जैसे कि एक व्यक्ति को हमने पहले सैंपल साइज के रूप में चुना और फिर उससे हमने डेटा लिया और फिर इसी व्यक्ति से हमें पता चला कि उनके साथ के एक दो लोग और हैं जो इस स्टडी में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ से जैसे एक स्नोबॉल के जैसे, मतलब इनके पास बॉल गया, इसने इधर भी पास कर दिया, तो यहाँ से होते हुए फिर इस व्यक्ति से कांटेक्ट हुआ, यहाँ से फिर और हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति तक भी जाएं। तो इस तरीके से जो हम सैंपल ले रहे हैं, मतलब एक तरीके से, तो ये व्यापक प्रतिचयन विधि का एग्जाम्पल होता है। तो इसमें क्या होता है, अनुसंधान की कसौटी पर ऐसे लोग आते हैं जो एक के बाद दूसरे का और दूसरे से तीसरे, इस तरीके से क्रम से हमारे जो सैंपल हैं वो बढ़ते जाते हैं और वे उत्तरदाता फिर कुछ जो नए नाम देते जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि जो हमारा सैंपल डिज़ायर होता है, जितने हम सैंपल साइज चाहते हैं उतना जब तक कि हमें मिल नहीं जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे दो प्रकार के सैम्पलिंग था जो हमने पढ़ा। एक तो रैंडम सैम्पलिंग था, मतलब कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसका मुख्य जो उसमें भाग होता है वो रैंडम होना होता है, मतलब यादृच्छिक रूप से। तो पहला है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसको हमने संभाव्यता प्रतिचयन विधि, और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो ये दो प्रकार के सैम्पलिंग विधि को हमने पढ़ा। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमें ध्यान रखना है कि प्रतिदर्श जो हमारा है, सैंपल है, सैंपल का साइज कितना होना चाहिए, उसका आकार मतलब उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए पॉपुलेशन का जो समग्र है उसमें से सैंपल का कितने रेशियो में से सेलेक्ट करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा उसका अच्छे से उसकी समग्र का प्रतिनिधित्व कर सके। तो इसके लिए जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके हिसाब से इस प्रकार के जो प्रश्न है कि प्रतिदर्श का आकार विषयक प्रश्न जो पूछा जाता है कि प्रतिदर्श में कितने व्यक्ति रखे जाने चाहिए, अर्थात प्रतिनिधिक होने के लिए प्रतिदर्श कितना बड़ा या कितना छोटा हो, तो विद्वानों के अनुसार सबसे सामान्य आकार जो होता है वो समग्र का 10वां भाग होना चाहिए। मतलब कि
मान लीजिए पूरा पॉपुलेशन 1000 का है तो हमें कम से कम 100 लोगों को चयन करना चाहिए सैंपल के रूप में, ठीक है, ताकि वो पूरा पॉपुलेशन के ऊपर उसके जो रिज़ल्ट हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों, ज़्यादा विश्वसनीय और रिलायबल हो सके, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका सैम्पलिंग का जो क्लास है वो एक तरीके से पूर्ण होता है। अब हम उसके उद्देश्य को पढ़ते हैं कि प्रतिचयन का उद्देश्य क्या है। प्रतिचयन का उद्देश्य होता है विशाल समग्र जनसंख्या में आसानी से अध्ययन कर सकना, ये सबसे पहला उद्देश्य है। क्योंकि हम यदि इस पूरे पॉपुलेशन की ओर जाएंगे, पूरी पॉपुलेशन को हम रिसर्च में शामिल करेंगे तो क्या क्या होगा, उसमें कई सारी चीज़ें लगेंगी। जैसे कि सबसे पहला समय लगेगा, समय श्रम लगेंगे, ज़्यादा उसमें श्रम भी जाएगा और धन की भी आवश्यकता ज़्यादा होगी। क्योंकि जितने ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतने लोगों तक हमें पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय, श्रम और साधन यानी कि धन की आवश्यकता ज़्यादा लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए विशाल जनसंख्या में से आसानी से अध्ययन करने के लिए सैंपल की आवश्यकता है, मतलब कि प्रतिचयन की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब दूसरा इसमें जो आवश्यकता किस लिए होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, यह उच्चतम शुद्धता प्रदान करता है। सैम्पलिंग एक ऐसी पद्धति हमें प्रदान करता है, एक ऐसी विधि प्रदान करता है जिससे हम पूरे पॉपुलेशन का एक खास सेलेक्टिव लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हम उस पूरी पॉपुलेशन को उसमें से प्रतिनिधित्व के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये उच्चतम शुद्धता का एक अच्छा माध्यम बनता है, ठीक है। थोड़े समय में वैध और तुलनात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। क्योंकि यदि मान लीजिए पूरा पॉपुलेशन हम लेते तो समय भी ज़्यादा लगता उसके परिणाम को कैलकुलेट करने में, उसका एनालिसिस करने में। और यहाँ पर क्या है, जब इसका साइज छोटा हो गया तो डाटा कलेक्शन में भी समय कम लगा और उसके परिणाम की गणना में भी कम समय में हम आसानी से पूरे पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है लक्षित जो समग्र जन है, यानी कि जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन जो है उसके एक छोटे अंश की आवश्यकता होती है, जो प्रतिचयन के उद्देश्य के अंतर्गत आप इसे देख सकते हैं कि उसकी एक छोटे अंग की आवश्यकता होती है जिस पर हम रिसर्च कर सकें। और यह एक विश्वसनीय परिणाम इसी से हमें प्राप्त होता है, इसीलिए ये प्रतिचयन का उद्देश्य है। और ये सारे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम प्रतिचयन का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रतिदर्श का जो लाभ है वो क्या है, सैम्पलिंग का बेनिफिट क्या है। तो सैम्पलिंग का बेनिफिट भी आप इसी में से समझ गए होंगे कि ये विस्तृत जो क्षेत्र में फैले हुए जो अध्ययन करने के लिए जो हमारे टारगेट पॉपुलेशन होता है उसको उतना विस्तार पूर्वक कर पाना संभव नहीं होता है। और इसीलिए यह जो सैम्पलिंग है उसके आकार को छोटा कर देता है, जो इसका लाभ है, मतलब इसका एडवांटेज है, ठीक है। यह समय और धन, श्रम, इन सब को बचाता है। समय की बचत करता है, श्रम का भी बचत करता है और धन की भी बचत करता है। यह इकाइयों को नष्ट होने से बचाता है कि मतलब कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो छूट जाए जो उसके पॉपुलेशन से हो। तो और यह आधार सामग्री की परिशुद्धता में वृद्धि करता है। प्रतिचयन में उत्तरदाताओं से अधिक सहयोग मिलता है, क्योंकि हमारे जो पॉपुलेशन में से सैंपल हमने से एक सीमित मात्रा में हमने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे उन सीमित लोगों से सहयोग की ज़्यादा संभावना होती है बजाय इसके कि पूरी पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग कई तरह की चीज़ों में व्यस्त भी हो सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं प्रदान कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रतिदर्श से एक इसका ये भी बहुत बड़ा लाभ होता है कि वो सीमित लोग जो होते हैं वो ज़्यादा हमें सहयोग कर पाते हैं। प्रतिदर्श में कम संख्या होने से साक्षात्कारकर्ताओं का निरीक्षण आसान हो जाता है। मतलब उन लोगों को यदि इंटरव्यू मेथड यूज कर रहे हैं या फिर ऐसे कोई भी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं तो वो उस पर अप्लाई कर पाना ज़्यादा सहज और सरल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये सैम्पलिंग का जो पूरा क्लास है, सैम्पलिंग क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसके लाभ क्या है, उसके प्रकार क्या है, ये यहाँ पे पूर्ण होता है। आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और आप एग्ज़ाम की दृष्टि से इसे प्रिपेयर कर सकेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।